हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर 3 का एमसीक्यू के साथ मिलते हैं और यह एमसीक्यू अगर आप बना लेते हैं तो आपका टेस्ट जो संडे को होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए मैं इसके पीछे आपको लेकर चलते हैं एमसीक्यू की तरह चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। तो आइए हम लोग आव्यूह की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, अगर आप थ्योरी क्लियर कर चुके होंगे तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन डिपेंड करता है थ्योरेटिकली पर। थ्योरी अगर आपका बहुत बेहतर है तो फिर आप कहीं भी किसी भी टाइम आप क्वेश्चन में नहीं फंस सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जवाब क्या होगा। कह रहा है कि a इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है, तो उस केस में क्या होगा। तो वर्ग आव्यूह कहता है कि जितना पंक्ति की संख्या है उतना ही स्तंभ की संख्या होनी चाहिए, यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या अगर बराबर होता है तो इस तरह के आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। यदि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या जो है वह बराबर होगा तो इस तरह के आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वह m इक्वल टू n होना चाहिए, क्योंकि पंक्ति को जो है वह हम m से दिखाते हैं और स्तंभ को जो है वह n से दिखाते हैं। तो m और n आपस में बराबर होगा तो इस प्रकार के आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। सही हो सब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। x तथा y के किन मानों के लिए आव्यूह का मान समान होगा, यानी आव्यूह युग्म होगा। तो अगर आव्यूह जो है वह युग्म होगा यानी कि समान होगा तो उस केस में क्रमागत सदस्य बराबर होना चाहिए। कौन सा सदस्य? क्रमागत सदस्य बराबर होना चाहिए, यानी कि 3x प्लस 7 जो है वह बराबर होना चाहिए किसके बराबर? 0 के बराबर। तो 3x प्लस 7 इक्वल टू कितना दिया है? 0। तो 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/3। तो x का जो वैल्यू आएगा -7/3 आएगा। अब आ जाइए y-2 जो है वह 5 के इक्वल होना चाहिए। तो लिख सकते हैं हम कि y-2 इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू जो है वह 7 आ जाएगा। और फिर से आइए 8 जो है वो किसके बराबर है? तो y प्लस 1 के बराबर है। तो y प्लस 1 इक्वल टू आपका 8 है, यानी y इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब आइए फिर से 2 - 3x। तो 2 - 3x जो है वो किसके बराबर है? तो 4 के बराबर है। इसको इधर ले जाएंगे तो -3x बराबर 2 हो जाएगा, यानी x बराबर -2/3 हो जाएगा। तो x का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया -7/3 और एक आ गया -2/3, जो कि वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 7/3 रखेंगे तो अलग वैल्यू आ जाएगा और -2/3 रखेंगे यहाँ पर तो अलग वैल्यू आ जाएगा। -2/3 रखने के बाद यह वैल्यू जो है वह 0 के इक्वल आना चाहिए था, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उस इक्वेशन में उसका वैल्यू उसको संतुष्ट करना चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम -2/3 यहाँ पुट कर दे तो यह हो जाएगा कितना? -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2। -2 प्लस 7 इक्वल टू आएगा 5, जो कि यहाँ पर कितना है आपके पास? 0 है। अतः इस केस में ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी x और y का मान जो है वो हम नहीं निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ है मेरे पास। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुना 3 कोटि वाले 3 गुना 3 × 3 ऑर्डर में है 3 गुना 3 कोटि वाले ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिसका प्रविष्ट कितना है? 0 और 1 है। 0 और 1 इसमें एंट्री कराया गया है। तो हमने सिखाया था कुल आव्यूहों की संख्या बराबर भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या। भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या तो कई गो सदस्य है? ये 0 और 1 कुल सदस्यों की संख्या 2 है। पावर में कोटि का गुणनफल किस कोटि का है? तो 3 गुना 3 कोटि का है, यानी पावर में हो जाएगा 9। तो 2 के पावर 9 का मतलब है 512 इसमें क्या होंगे? सदस्य होंगे। भिन्न भिन्न जो है वह सदस्यों की संख्या पावर में कोटि का गुणनफल। अगर कुल आव्यूह की रचना करना है तो भिन्न भिन्न सदस्यों को लिखो, आप पावर में कोटि का गुणनफल करो। तो भिन्न भिन्न सदस्य कई गो है? तो 0 और 1 2 गो सदस्य है, आप पावर में कोटि, तो 3 गुना 3 जो है वह 2 के पावर 9 बराबर 512 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। XYZ का ये जो है वो आपका ऑर्डर दिया गया है। तो कह रहा है कि आव्यूह के लिए बताइए PY और WY का जो कोटि है वह क्या होगा? PY और WY का जो कोटि है वह क्या होगा? अगर मेरे पास है x का दिया हुआ है 2 × n, y का दिया हुआ है 3 × k, z का दिया हुआ है 2 × p, w का दिया हुआ है
n इंटू 3 और p का दिया हुआ है p इंटू के। तो इस केस में हमसे जो है वो डाटा पूछा जा रहा है, वो वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आइए हम चेक करते हैं कि इस केस में जो है वो हमारा वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, हम वैल्यू चेक करते हैं। तो x कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का वैल्यू निकालना है। तो p का ऑर्डर चेक करे, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर चेक करे, फिर डब्ल्यू का ऑर्डर चेक करे और फिर वाई का ऑर्डर चेक करे और पता करेंगे कि इस केस में क्या इसका वैल्यू होने वाला है। तो p का ऑर्डर कितना है, तो p का ऑर्डर चेक कीजिए। p का जो ऑर्डर है वह p इंटू के है, p का कोटि। अब y के कोटि क्या है, तो y के कोटि जो है वह 3 इंटू के है, 3 इंटू के है। उसके बाद फिर आ जाइए, फिर W का कोटि क्या है, तो W का कोटि जो है वह n इंटू 3 है। और y के कोटि क्या है, तो y के कोटि जो है वह 3 इंटू के है, 3 इंटू के है। अब इस केस में हम नए अवयव की जब रचना करते हैं इंटू के टर्म में दो अवयव दिया गया हो तो पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ यानी कि p गुना के नए अवयव की रचना होगा। और इसमें करेंगे तो n गुना के होगा, n गुना के हो जाएगा, n गुना के हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो पंक्ति पंक्ति के बराबर होगा और स्तंभ स्तंभ के बराबर होगा। तो p का मान जो है वह n के बराबर हो जाएगा और k का मान जो है वह k के बराबर होगा। लेकिन ये भी जान लीजिएगा कि दो अवयवों का जब गुना होगा तो पहला का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति आपस में बराबर होता है, तो उस समय k का मान जो है वह 3 के बराबर होगा। तो p बराबर n हो जाएगा और k बराबर 3 हो जाएगा। इस केस के अनुसार p का जो वैल्यू है वह n हो जाएगा और k का जो वैल्यू है वो आपका 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो p बराबर आपका n हो गया और k बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, a तथा b समान कोटि के सममित अवयव है तो ab माइनस ba क्या होगा। a तथा b समान कोटि के सममित अवयव है तो ab माइनस ba क्या होगा। तो आइए, a तथा b समान कोटि के सममित अवयव है उस केस में ab माइनस ba क्या होगा। मतलब कह रहा है कि समान कोटि का है यानी a डैश के जगह पर हम a का प्रयोग कर सकते हैं और b डैश के जगह पर हम b का प्रयोग कर सकते हैं। a डैश के जगह पर हम a का प्रयोग कर सकते हैं और b डैश के जगह पर हम b का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपका स्टेटमेंट है, यह कथन है। तो उस केस में कह रहा है कि ab माइनस ba क्या होगा। तो ab माइनस ba का अगर हम डैश निकाले और इसी के बराबर आ जाएगा तो समित होगा, अगर डैश निकाले और इसके बराबर नहीं आता है माइनस चिन्ह के बराबर आएगा तो विषम समित होगा। तो आइए डैश निकाले, यह एक अलग है, यह एक अलग है। तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब इंटू का डैश निकालना हो तो बी डैश इंटू ए डैश, अब बी ए का डैश निकालना हो तो ए डैश इंटू बी डैश। अब यह हो जाएगा बी डैश के जगह पर बी, ए डैश के जगह पर ए, क्योंकि ए और बी आपस में क्या है, सममित है। तो ए डैश के जगह पर ए का प्रयोग करेंगे, बी डैश के जगह पर हम एक बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है सभी, यहाँ आ जाइए। बी ए यहाँ पर है आपका ए डैश और क्या है, ये आपका ए डैश को ए हम लिख दिए और बी डैश को बी लिख दिए। अब यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो यह टर्म जो है वह ए बी वह प्लस में हो जाएगा, अब बी ए जो था प्लस में यह आपका माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से ए बी माइनस बी ए का जो डैश आने वाला है वह आपके माइनस के टर्म में आने वाला है और यह वैल्यू आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह दिया गया जो अवयव है वह आपका विषम समित है, क्योंकि ए डैश बराबर अगर माइनस ए हो तो विषम समित अवयव होता है। तो इस केस में यह अवयव जो होगा वह आपका विषम समित अवयव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस ए डैश जो है वह i के बराबर है तो अल्फा के मान बताएं। a प्लस ए डैश बराबर i है तो किसका मान बताएं, तो अल्फा का मान आपसे पूछ रहा है। a प्लस ए डैश बराबर i है तो आपसे किसका मान पूछ रहा है, आपसे अल्फा का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि a प्लस ए डैश बराबर आपके पास क्या है, i है, तो किसका मान पूछा है, अल्फा बराबर क्या पूछा है, व्हाट, कि अल्फा का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा। तो अब सीखें कि ए डैश बराबर ए है तो अल्फा का आपको मान निकालना है और अल्फा का मान जो है वो किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए बराबर आपको दिया गया है,
ए का जो मान है वह दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए जो है वो क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई है तो अल्फा का मान बताएं, ए प्लस ए डैश बराबर आई है तो अल्फा का मान बताएं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहाँ पर प्लस है तो ए का वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस ए डैश का वैल्यू लिख देते हैं, इक्वल टू आई का मतलब होता है 1 0 0 और 1 है, तो ध्यान दीजिएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, पहला पंक्ति को हम लिख दिए पहला स्तंभ में, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है सभी, तो इस तरह से हमने इस टर्म को लिखा है। अब आइए जोड़ देते हैं, एगो एगो दूगो, तो दो कॉस अल्फा माइनस और प्लस 0 हो जाएगा, फिर जोड़ दीजिए एगो एगो दूगो, क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में है तो ये 0 हो जाएगा, एक और एक दो, तो दो कॉस अल्फा बराबर क्या है, एक 0 0 और एक है मेरे पास, अब 2 कॉस अल्फा बराबर 1 आ जाएगा, तो 2 कॉस अल्फा का जो वैल्यू है 1 के बराबर, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो कॉस अल्फा 60 डिग्री का मान होता है, तो कॉस 60 को लिख सकते हैं रेडियन में π/3, यानी अल्फा बराबर कितना आएगा, तो अल्फा बराबर आपका π/3 आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि अल्फा का जो मान आया वह आपका कितना आया, तो अल्फा बराबर π/3 होगा। ए प्लस ए डैश बराबर अल्फा है, तो अल्फा का मान हमसे पूछा था। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अल्फा बराबर π/3 60 डिग्री का वैल्यू होगा, या तो यहाँ माइनस रखिए या तो यहाँ माइनस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही है सभी, हमने यहाँ माइनस रख के बनाया, आप यहाँ माइनस भी रखकर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो उस केस में क्या होगा, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ये थ्योरम हमने पढ़ाया है कि ए तथा बी अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं यानी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो उस केस में ए बी का मान बी ए का मान आई के बराबर होगा। ऐसे इसी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में रहेगा, टेस्ट में ध्यान रखिएगा। टेस्ट तभी आप पॉसिबल है बेहतर करना जब आपका थ्योरी बहुत बेहतर हो। तो ये कह रहा है कि ए का प्रतिलोम बी है, बी का प्रतिलोम ए है, एक दूसरे के दोनों जो है वो प्रतिलोम है, तो उस केस में जो है वो मान किसके बराबर होगा। तो अगर ए का प्रतिलोम बी होता है, बी का प्रतिलोम ए होता है, तो उस केस में जो है ना वो मान जो है ए बराबर बी या बी बराबर ए होता है, तो उस केस में जो है ना वो मान आपका जो होगा वो आपका ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होना चाहिए, तो आई होना चाहिए। तो ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू जो है वो आई के बराबर होगा। ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू जो है वो आपके आई के बराबर होगा। ए बी और बी ए का जो वैल्यू है वो आपके आई के बराबर होगा। आइए देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि ए का प्रतिलोम यानी ए का इनवर्स जो है वह बी है और बी का इनवर्स जो है वह ए है। ए का प्रतिलोम जो है वह बी है और बी का प्रतिलोम जो है वह ए है। तो आप निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा, तो हमने बताया है कि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, यानी ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना चाहिए। उस केस में ए का प्रतिलोम बी होगा और बी का प्रतिलोम ए होगा। अब कैसे होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बार ए बी बराबर हम आई ले सकते हैं ना, कि ए बी बराबर क्या ले लिया हमने, आई ले लिया, तो बी बराबर आई बटा में चल जाएगा, बाई ए हो जाएगा। तो बी बराबर आई इंटू ए का प्रतिलोम हो जाएगा। तो आई इंटू ए का प्रतिलोम मिलकर यह बन जाएगा आपका ए का प्रतिलोम बराबर कितना, बी हो गया। अब आइए अबरी बार बी ए बराबर लीजिए, चूंकि बी ए बराबर हमने क्या ले लिया, आई ले लिया, तो अबरी बार ए बराबर क्या लिख सकते हैं, आई बटा में बी लिख सकते हैं, यानी ए बराबर आई, अब बी को ऊपर ले जाएंगे तो बी का इन्वर्स हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ बी का इन्वर्स, यानी बी का इन्वर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो साफ साफ हमको देखने को मिल गया कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तो ए का प्रतिलोम जो होगा वो बी होगा और बी का प्रतिलोम जो होगा वह ए होगा। तो इस केस में याद रखिएगा कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, तभी ए का इन्वर्स बी होगा और बी का इन्वर्स ए होगा। ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, तब जाकर ऐसा केस जो है वह संभव है।
ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आपके पास आई होता है तो उस केस में इस तरह का केस जो है वह संभव है, यानी कि ऐसा हो सकता है। ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई नहीं होगा तो उस केस में यह ऐसा नहीं